Hello student, you are welcome to the Arthashastra classes. Today what we taught you in class 10th, in the last point we will discuss about national income and gross domestic product. And today in this video we will understand the main point of lesson 14 and 15. So let us be students. तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि पिछले जो वीडियो में हमने जो पढ़ा था, जो हमने इस पर चर्चा डिस्कस किया था कुछ मेन टॉपिक पर, आज हम आपको राष्ट्रीय आय और सकल घरेलू उत्पाद, जिसको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के नाम से जानती हैं, उसके बारे में हम कुछ चर्चा करेंगे। तो चलो दोस्तों, आज हम चैप्टर नंबर 14 और 15 के बारे में कुछ डिस्कस करें, कुछ चर्चा करें और हमें समझने का प्रयास करें कि आज के वीडियो में हम क्या क्या स्टडी करेंगे या किन चीजों के बारे में हम ज्यादा चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले द फर्स्ट पॉइंट ऑफ द हमारा जो टॉपिक होगा वो होगा पर कैपिटा इनकम। तो सिंपली जो वर्ड्स में हम बोलते हैं कि पर कैपिटा इनकम किसे कहते हैं या पर कैपिटा इनकम क्या है, जिसको हम प्रति व्यक्ति आय के नाम से जानते हैं। तो सिंपल लैंग्वेज में हम इसको बोल सकते हैं कि टोटल कंट्री के अंदर जो नेशनल इनकम जो होती है, यदि हम उसमें डिवाइड बाय टोटल पॉपुलेशन, तो इक्वल क्या होगा, कहीं ना कहीं हम पर कैपिटा इनकम को इजीली क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो चलो सबसे पहले हम पर कैपिटा इनकम के बारे में डिस्कस करते हैं। पर कैपिटा इनकम इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द नेशनल इनकम ऑफ ए कंट्री बाय इट्स पॉपुलेशन। किसी भी कंट्री की जो नेशनल इनकम जो होती है उसमें अगर हम डिवाइड कर दे वहां की टोटल पॉपुलेशन को, तो कहीं ना कहीं हम पर कैपिटा इनकम क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, अजूम कर सकते हैं। आगे देखते हैं, सेकंड जो हमारा टॉपिक है वो होगा नेशनल इनकम का हमें कैलकुलेशन करना है। तो कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम इन इंडिया, भारत में जो नेशनल इनकम जो कैलकुलेशन किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, या मैं ये बोल सकता हूं कि फर्स्टली नेशनल इनकम इन इंडिया वाज कैलकुलेटेड बाय दादा भाई नौरोजी इन 1868। देश में पहली बार आजादी से पहले, या कहते हैं कि आफ्टर इंडिपेंडेंस बोल सकते हैं कि लगभग 1868 में दादा भाई नौरोजी ने इंडियन जो हमारा कंट्री है इंडिया, उसकी नेशनल इनकम के बारे में क्या किया था, डिस्कस किया था, उसके बारे में चर्चा की थी। तो ये क्वेश्चन वेरी शॉर्ट आता है बोर्ड एग्जाम के अंदर कि कंट्री के अंदर पहली बार फर्स्ट टाइम नेशनल इनकम के बारे में किस थिंकर्स ने बताया, तो दादा भाई नौरोजी ने बताया 1868 के अंदर। आगे चर्चा करते डिस्कस करते हैं। तो आफ्टर इंडिपेंडेंस, अगर मैं आजादी की बात करता हूं, बिफोर इंडिपेंडेंस, उससे पहले दादा भाई नौरोजी, एंड आफ्टर इंडिपेंडेंस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर्म द नेशनल इनकम कमेटी अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ पीसी महलनोबिस इन अगस्त 1949। आजादी के बाद बात करता हूं दोस्तों, तो कहीं ना कहीं देश में जो नेशनल इनकम के जो डाटाज हैं उसकी एक कमेटी बनाई गई और उस कमेटी के जो चेयरमैनशिप थे वो थे पीसी महलनोबिस, और कमेटी बनी थी 1949 में। दिस कमेटी सबमिट इट्स फर्स्ट रिपोर्ट इन 1951। कमेटी ने अपनी फर्स्ट रिपोर्ट जो सबमिट की थी वो 1951 में की और अपनी फाइनल रिपोर्ट 1955 में सबमिट की थी। आगे देखते हैं, जो देश के अंदर जो नेशनल इनकम के बारे में जो डाटा प्रेजेंट करती है वो सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन सीएसओ कैलकुलेटिंग इज नेशनल इनकम इन इंडिया। इंडिया के अंदर नेशनल इनकम के बारे में जो कैलकुलेशन जो किया जाता है, करने वाली जो कमेटी है उसका नाम है सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन सीएसओ। बोर्ड एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन, इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है, फुल फॉर्म ऑफ द सीएसओ या कैलकुलेशन ऑफ द नेशनल इनकम इन द इंडिया। तो उसका आंसर हम सिंपल रूप में लिख सकते हैं सीएसओ, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। थोड़ा आगे डिस्कस करते हैं, सेक्टर ऑफ इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी को कितने सेक्टर में डिवाइड किया गया था, पार्ट ऑफ द इकोनॉमी ऑफ द इंडिया। तो सेक्टर्स जो है वो 3 सेक्टर ऑफ इकोनॉमी इन इंडिया। फर्स्ट, प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर की डेफिनेशन अगर हम देखें तो सच एक्टिविटीज विच प्रोड्यूस गुड्स by using the natural resource in direct form are included in primary activities। जो प्राइमरी सेक्टर के अंदर वे
गुड्स क्या कहते हैं, उन गुड्स को हम इसमें बेटा इंक्लूड करके देखते हैं जो कहीं ना कहीं नेचर ने, प्रकृति ने हमें क्या दिया है, गिफ्ट में दिया है। जैसे एग्जांपल मैं दे सकता हूं, हमें लैंड नेचर ने गिफ्ट में दिया है, तो लैंड के ऊपर हम जो भी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, जिन फैक्टर्स को हम यूज करके प्रोडक्शन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसको हम प्राइमरी सेक्टर के अंदर क्या करते हैं, इंक्लूड करके देखते हैं। एग्जाम्पल हम उसमें बोल सकते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर एंड अलाइड सेक्टर। इसके अलावा जो सेक्टर होते हैं वो इसमें शामिल किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल फिशिंग है, एनिमल हस्बेंड्री हो गया, ये इसके अंदर ये फैक्टर्स भी कहीं ना कहीं इसके अंदर शामिल किए जाते हैं, इंक्लूड किए जाते हैं। सेकेंडरी सेक्टर के अंदर एक्टिविटीज एसोसिएट विद द ट्रांसफॉर्मिंग द प्रोडक्ट इनटू अदर फॉर्म थ्रू द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आर इंक्लूड इन सेकेंडरी सेक्टर। जो प्राइमरी सेक्टर को जो रॉ मटेरियल जो प्राप्त होता है, उस रॉ मटेरियल को हम जो अदर जो प्रोडक्ट है उसमें जो हम क्या करते हैं, बदलते हैं या चेंज करते हैं, तो कहीं ना कहीं उसको हम सेकेंडरी सेक्टर के साथ जोड़कर देखते हैं। या सिंपल सी लैंग्वेज हम बोल सकते हैं कि जो एक्टिविटीज एसोसिएट विद द ट्रांसफॉर्मिंग द प्रोडक्ट इनटू द अदर फॉर्म थ्रू द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इंक्लूड द सेकेंडरी सेक्टर। इंडस्ट्रियल सेक्टर आर फॉर एग्जाम्पल सेकेंडरी सेक्टर। टर्टियरी सेक्टर इज आल्सो नाउ एज सर्विसेज सेक्टर। टर्टियरी सेक्टर के अंदर दोस्तों सर्विसेज सेक्टर को इंक्लूड किया जाता है, उसमें शामिल किया जाता है। वेरियस टाइप ऑफ सर्विसेज आर इंक्लूड इन टर्टियरी सेक्टर। जो कह सकते हैं कि जो सर्विस सेक्टर के अंदर टीचिंग को, बैंकिंग को, ये सेक्टर्स हैं, कहीं ना कहीं हम इनको टर्टियरी सेक्टर के अंदर क्या करते हैं, जोड़ते हैं, उनके साथ शामिल करके देखते हैं। थोड़ा हम आगे अगर वीडियो को लेके चलें तो हम इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सिंपल सी लैंग्वेज में हम इसको समझने का प्रयास करेंगे। ग्रोथ क्या होता है, डेवलपमेंट किसे कहते हैं। तो इकोनॉमिक ग्रोथ रेफर टू इंक्रीज इन लेवल ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इनकम इन नेशन अलोंग विद पैसेज ऑफ टाइम। इट इज ए डायरेक्ट मेजर of change in size of an economy. Economic growth refer to increase, हम कहीं ना कहीं in the level of प्रोडक्शन के लेवल में हम इंक्रीज कर रहे हैं कहीं ना कहीं इनकम को लेकर। तो नेशनल अलोंग विद द पैसेज ऑफ टाइम, किसी भी देश की एक जो टाइम पीरियड है उसमें कहीं ना कहीं अगर हम कहीं इनकम को लेकर क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है ना, रेफर टू द ग्रोथ। तो कहीं ना कहीं उसको हम इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ जोड़कर देखते हैं। इट इज द डायरेक्ट मेजर, सीधा कहीं ना कहीं हम इसमें उत्पादन की जो मात्रा उसमें क्या करते हैं, चेंज करते हैं। साइज ऑफ इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था की जो स्थिति है, उसकी जो सिचुएशन है, उसमें क्या करते हैं, चेंजेबल जो देखने को मिलता है, कहीं ना कहीं उसको हम ग्रोथ के नाम से जानते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं इंडिया इज ए इकोनॉमिक ग्रोथ। क्या इंडिया की जो अर्थव्यवस्था उसमें कहीं ग्रोथ हो रहा है? तो सिंपली हम बोल सकते हैं यस, इंडिया इज इकोनॉमिक ग्रोथ। इंडिया कहीं ना कहीं इकोनॉमिक सेक्टर के अंदर क्या कर रही है, ग्रोथ कर रही है। लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट हम ये बोल सकते हैं डेवलपिंग कंट्रीज है हमारा इंडिया, तो इसलिए हम कहीं ना कहीं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के रूप में इसको थोड़ा बहुत देख सकते हैं, लेकिन इतना ज्यादा देख नहीं सकते। थोड़ा आगे देखते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है। द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंश्योर द इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल वेलफेयर ऑफ द नेशन। किसी भी कंट्री के अंदर अगर वो सोशल सेक्टर के अंदर, पॉलिटिकल सेक्टर के अंदर और कहीं इकोनॉमिक सेक्टर, तीनों सेक्टर के अंदर अगर वो डेवलप हो रहा है, उसमें अंदर तेजी से विकास देखने को मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं उसको हम किसके साथ जोड़ देखते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के साथ जोड़ के देखते हैं, या उसके साथ मर्ज करते हैं, उसके साथ शामिल करते हैं। तो उम्मीद करूंगा कि दोनों की डेफिनेशन आपको समझ में आई होगी। ग्रोथ मीन्स होता है कि पर्टिकुलर किसी भी सेक्टर के अंदर क्या करना, ग्रोथ करना, आगे बढ़ना, ठीक है ना, इनकम को देखकर। लेकिन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हम पर्टिकुलर किसी सेक्टर के अंदर ग्रोथ के साथ साथ हम सोशल, उसका पॉलिटिकल वेलफेयर भी हम उसका इंक्लूड करते हैं, शामिल करते हैं, तो उसे कहीं ना कहीं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं। अगले वीडियो में हम आपको अदर कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, जो अदर कॉन्सेप्ट हैं डेवलपमेंट के, उन पे डिस्कस करेंगे। उसमें कंटिन्यूस डेवलपमेंट क्या होता है, कंटिन्यूस मतलब लगातार किसी का विकास होना, ठीक है। तो प्रोसेस ऑफ सेंसिबिलिटी ऑफ यूजिंग द नेचुरल रिसोर्सेज, जो वास्तव में किसी भी गुड्स का प्रोडक्शन करने के लिए या प्रोसेस के लिए जो हमारे पास नेचुरल रिसोर्सेज जो अवेलेबल हैं इन प्रेजेंट टाइम, वर्तमान समय में, एंड द एंश्योरिंग देयर द अवेलेबिलिटी ऑफ द फ्यूचर जनरेशन, फ्यूचर की जनरेशन को ध्यान में रखते हुए अगर हम रिसोर्सेज को अच्छे से यूज करें तो कहीं ना कहीं हम उसको हम बोल सकते हैं कंटिन्यूस डेवलपमेंट, हम उसको सतत विकास के नाम से जान सकते हैं।
Assimilatory development, the process of development talking the every along equal opportunity। अगर हम कहीं ना कहीं किसी भी कंट्री की जो पॉपुलेशन है उसको अगर हम इक्वल अपॉर्चुनिटी उनको प्राप्त कराएं और उसको अपॉर्चुनिटी देने के बाद अगर हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उसको हम एसिमिलेटेड डेवलपमेंट के नाम से जानते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव विकास किसे कहते हैं? सच डेवलपमेंट विच द इंक्रीज द अल्टरनेटिव द पीपल एंड द इम्प्रूव देयर लाइफ इज नाउ एज ह्यूमन डेवलपमेंट। अगर हम कहीं ना कहीं बेटा अपने कंट्री को हम डेवलप कर रहे हैं और उसमें कहीं ना ह्यूमन मानव के जो अल्टरनेटिव है, जो उसके पीपल्स जो लोगों के अल्टरनेटिव जो सेक्टर हैं उनमें अगर कहीं ना कहीं डेवलप हो रहा है, जैसे उसकी लाइफ जो एक्सपेंसिटी उसमें चेंजिंग हो रहा है, उसकी हेल्थ सेक्टर चेंज हो रहा है, ठीक है, कहीं ना कहीं उसकी अदर सेक्टर के अंदर चेंजिंग देखने को मिल रहा है, उसमें डेवलप हो रहा है, तो उसे हम कहीं ना कहीं ह्यूमन डेवलपमेंट के साथ जोड़ के देखते हैं। हम ये बोल सकते हैं पॉलिटिकल, सोशलिस्ट एंड इकोनॉमिक सेक्टर के अंदर या लाइफ एक्सपेंसिटी, हेल्थ सेक्टर, ये सभी सेक्टर अगर कहीं ना कहीं किसी कंट्री के अंदर तेजी से इंक्रीज हो रहे हैं, फास्टली इंक्रीज हो रहे हैं, तो उसे हम कहीं ना कहीं ह्यूमन डेवलपमेंट के साथ जोड़कर देखते हैं। अगला जो हम बात करेंगे प्लानिंग इन इंडिया। फॉर एग्जाम्पल 1950 इन प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश, 1950 में देश में प्लानिंग कमीशन बना और 1951 टू 1955 द फर्स्ट 5 प्लानिंग देश में 1951 से 1955 के बीच में पहली क्या थी 5 ईयर प्लानिंग स्टार्ट की गई थी कंट्री के अंदर। तो हम यहाँ स्टार्ट करते हैं प्लानिंग कमीशन क्या है और उसको कब एस्टेब्लिश किया गया, कब स्थापित किया गया। तो in the history of Indian economic planning, first effort of this kind was made by Sir M. Visvesvaraya in 1934 century। याद रखना देश में पहली बार प्लानिंग कमीशन के बारे में सर एम विश्वेश्वरैया ने 1934 में सेंचुरी में बताया था। तो ये क्वेश्चन मोस्ट है, इस पे थोड़ा ध्यान रखेंगे सभी स्टूडेंट। मैं हाईलाइट करता हूं इसको थोड़ा सा क्योंकि ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है जो बहुत बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। आपको आपके जो बोर्ड एग्जाम के लिए मार्केट में आरबीडी वगैरह आते हैं या फिर मैं ये बोल सकता हूं जो डेस्क आती हैं वहां पर आपको वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा मिलेगा। इस राइटर के द्वारा एक बुक्स भी एस्टैब्लिश की गई थी, स्थापित की गई थी, या कह सकते हैं इस राइटर के द्वारा एक बुक्स भी बेटा प्रेजेंट की गई थी जिसका नाम था प्लानेड इकोनॉमी ऑफ इंडिया। इसको भी आप जरूर मोस्ट रखें क्योंकि ये क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। जो भी स्टूडेंट्स वीडियो को देख रहे हैं जरूर इस चैप्टर के जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन उनको जरूर याद रखें क्योंकि इस चैप्टर से कई न कई वेरी शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि मैं आपको लगभग ये बोल सकता हूं 14 चैप्टर के बारे में आज हम डिस्कस कर रहे हैं। इसी के अंदर हम अगला चैप्टर भी आपको पढ़ाएंगे क्योंकि मैं अर्थशास्त्र क्लासेस के अंदर इकोनॉमी जो सब्जेक्ट हमारा सोशल साइंस का उसकी मेन टॉपिक्स पे डिस्कस कर रहा हूं जो बोर्ड एग्जाम में लगभग आएंगे ही आएंगे। इनसे बाहर लगभग कुछ पूछा नहीं जाता। इसलिए स्टूडेंट्स इन्हीं टॉपिक्स को बार बार क्लियर करते रहें, इनको पढ़ते रहें और आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर आप बहुत अच्छा करोगे। चलो थोड़ा सा और आगे चलते हैं। प्लानिंग कमीशन वॉज फॉर्मेड इन मार्च 1950 क्योंकि मैं अभी डिस्कस कर रहा था जी प्लानिंग कमीशन जो देश में बना वो कब फॉर्मेट किया गया 1951 मार्च के अंदर इसको स्थापित किया गया। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल वाज फॉर्मेड इन अगस्त 1952। कंट्री के अंदर कंट्री को डेवलपमेंट करने के लिए उसका विकास करने के लिए कहीं न कहीं कुछ प्लानिंग करने के लिए एक कमेटी बनी जिसका नाम था नेशनल डेवलपमेंट काउंसिलिंग। अगस्त के अंदर इसको एस्टेब्लिश किया गया 1952। तो ये दोनों क्वेश्चंस भी कहीं न कहीं वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। मैं इस स्लाइड में वेरी शॉर्ट क्वेश्चन 2 लेके आया हूं। ये वाले क्वेश्चंस ऊपर जो क्वेश्चन है वो भी मोस्ट है। तो इन सभी क्वेश्चंस को आप जरूर याद रखिए क्योंकि मैं यहाँ पे लिख और देता हूं ये मोस्ट क्वेश्चन है। ऑल स्टूडेंट जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं इन क्वेश्चंस को जरूर याद करें और क्लास के अंदर डिस्कस करें, अपने फ्रेंड सर्किल में डिस्कस करें, आपस में एक दूसरे से पूछें, आपको जरूर याद होगा। प्लानिंग कमीशन जो है एज 3 एलिमेंट्स हैं डिटर्मिनेशन ऑफ प्रायोरिटी, estimation of the resources and favorable of the allotment to achieve desired result। इन तीनों को बेटा कहीं ना कहीं लाकर कुछ वो अचीव करना चाहते हैं जो वास्तव में डिजायर करते हैं, वास्तव में जो उन्होंने माना है। जैसे एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूं प्लानिंग कमीशन जैसे हेल्थ सेक्टर के अंदर, रोड ट्रांसपोर्ट के अंदर, एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर या फिर मैं कह सकता हूं सोशल वेलफेयर के लिए जो प्लानिंग करती है उनको अचीव करने का उनका मेन वर्क होता है, पहला काम होता है। तो यहां से कोई क्वेश्चन नहीं बनता इकोनॉमिक प्लानिंग क्या है। ये क्वेश्चन मेरा वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, इस पर थोड़ा आपको ध्यान देना है। ए फिक्स्ड मेथड और प्रोड्यूसर अडॉप्टेड इन द फॉर्म ऑफ डिटरमाइनिंग
मेजरिंग एंड अचीविंग ए टारगेट। इकोनॉमिक प्लानिंग मतलब जो वास्तव में वो टारगेट जो अचीव करनी है उनके ऊपर जो हमें प्रोडक्शन करना है, जिन मेथड को हमें यूज करके प्रोडक्शन करना है, जिन्हें हमें अपनाना है, अडॉप्ट करना है, उन सभी के लिए कहीं ना कहीं एक प्लानिंग की जाती है। उसे हम कहीं ना कहीं इकोनॉमिक प्लानिंग के नाम से जानते हैं। तो चलो थोड़ा सा आगे लेके चलते। नीति आयोग जो हमारा, मैं बोल सकता हूं मेन क्वेश्चन है, 4 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि नीति आयोग क्या है, एक्सप्लेन द नीति आयोग। तो चलो आज मैं आपको उतना आंसर बताने जा रहा हूं जो आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है। मैं दोनों लैंग्वेज में स्टडी करा रहा हूं क्योंकि हिंदी मीडियम वाले जो स्टूडेंट है वो भी इस वीडियो को इजीली देख सकते हैं और इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट है वो भी इसको इजीली देख सकते हैं। उनके लिए तो स्पेशली ये स्लाइड है ही। आप अपने नोट्स भी बना सकते हो, अपनी जो होमवर्क की कॉपी है या आपकी नोट्स की कॉपी, वहां भी इसको नोट कर सकते हो। तो पहला पॉइंट मैं लेके आया हूं नीति आयोग के अंदर। नीति आयोग वाज फॉर्म्ड इन ऑन 1 जनवरी 2015। ये क्वेश्चंस बनता है नीति आयोग कब एस्टेब्लिश किया गया, कब स्थापित किया गया। तो 1 जनवरी 2015। सेकंड जो हमारा क्वेश्चन है, इसके जो चेयरमैन जो होते हैं वो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर होते हैं और प्रेजेंट में हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर है वह है मिस्टर नरेंद्र मोदी। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है बोर्ड एग्जाम के अंदर, इस पे भी थोड़ा आप ध्यान रखें। स्टूडेंट जो मैं स्लाइड के अंदर आपको मैं हाईलाइट कर रहा हूं इस पे थोड़ा आप जरूर ध्यान दें क्योंकि ये क्वेश्चंस यहाँ पर पूछे जाते हैं। ये इसका चेयरमैन है। अगले क्वेश्चन में लेके चलता हूं। अरविंद पनगड़िया इज वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। अरविंद जो पनगड़िया है वो नीति आयोग की वाइस चेयरमैन है। और अगर मैं बात करता हूं सीईओ, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। अमिताभ कांत इज द सीईओ ऑफ द नीति आयोग। नीति आयोग के जो सीईओ है वो थे अमिताभ कांत। आगे बात करते हैं। देयर आर द 2 पॉइंट ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग 2 बातों को लेकर बेटा स्थापित किया गया, बनाया गया। पहली जो पॉइंट है वो है टीम इंडिया हब, सभी को याद रहना चाहिए। और सेकंड है नॉलेज एंड इनोवेशन हब। ये दोनों चीजों को लेकर या दोनों बातों को लेकर नीति आयोग की स्थापना की गई थी। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि देयर आर द 2 पॉइंट, देयर आर द मेजर 2 पॉइंट ऑफ द बेसिस ऑफ द एस्टेब्लिश ऑफ द नीति आयोग। तो टीम इंडिया हब एंड द नॉलेज एंड इनोवेशन हब। आगे देखते हैं कि नीति आयोग के बारे में हम थोड़ी और डिस्कस करते हैं। प्लानिंग हॉलीडे क्या होता है? द टाइम, द पीरियड ऑफ फॉर्मिंग 1 ईयर प्लान बिटवीन 5 ईयर प्लान। ये आपको याद रखना है। प्लानिंग हॉलीडे जो हमारी 5 ईयर प्लानिंग जो चल रही है, उस 5 ईयर प्लानिंग में अचानक किसी भी रीजन से गैप आ जाए, जैसे वॉर हो जाए या फिर इकोनॉमिक सेक्टर के अंदर अनस्टेबिलिटी देखने को मिले या अदर कोई पॉलिटिकल रीजन हो जाए या ऐसा कोई रीजन हो जाए जिस रीजन से 5 ईयर प्लानिंग में बीच में गैप आ जाए, तो उसके अंदर जो गैप आया है उसके लिए प्लानिंग हॉलीडे होता है। उसे हम कहीं न कहीं प्लानिंग हॉलीडे के नाम से जानते हैं। और मैंने लैंग्वेज के अंदर आपको मैं समझाने का प्रयास भी कर रहा हूं। द पीरियड ऑफ फॉर्मिंग 1 ईयर प्लान बिटवीन 5 ईयर प्लान। रूलिंग प्लान क्या होता है? अंडर दिस द करंट प्लान इज एवल्यूटेड एंड द एडिटेड आफ्टर ए फिक्स टाइम पीरियड। तो इसको वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, ये सभी के लिए वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर मैं फिर अंडरलाइन कर देता हूं। व्हाट इज द रूलिंग प्लान या डिफाइन द रूलिंग प्लान। रूलिंग प्लान किसे कहते हैं, इस पे आपको ध्यान रखना है। आगे देखें फाइनेंशियल ईयर क्या है। वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस का ये तो सब स्टूडेंट जानते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 6th क्लास से ही टीचर्स आपको पढ़ाता आ रहा होगा कि इंडियन जो कंट्री है, इस कंट्री के अंदर जो हमारा फाइनेंशियल पीरियड होता है वो क्या होता है। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च हमारा क्या है, फाइनेंशियल ईयर है। और ये आपको मालूम होगा कि हमारा जो ईयर है वो 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और लास्ट कब होता है, 31 मार्च को क्या होता है, लास्ट होता है। चलो थोड़ा आगे चलते हैं। फंक्शन ऑफ द नीति आयोग। अब नीति आयोग के कुछ फंक्शंस पढ़ते हैं, कुछ इसके कार्य पढ़ते हैं। नीति आयोग फॉर द strategy in and long-term policies and program for the government of India and also the provides the technical assistance। सिंपल सी बात है, नीति आयोग का पहला जो काम होता है वो लॉन्ग टाइम की पॉलिसीज जो हैं एंड प्रोग्राम है फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार द्वारा प्रोवाइड द टेक्निकल असिस्टेंट, कहीं न कहीं उसको टेक्निकल असिस्टेंट द्वारा उस प्रोग्राम को कहीं न कहीं आगे बढ़ाना या कहते हैं डेवलपमेंट सेक्टर के अंदर लेके जाना, उसका पहला फंक्शन होता है, पहला कार्य होता है। क्योंकि कंट्री के अंदर पहले 5 ईयर की प्लानिंग चलती थी जो एक लॉन्ग टाइम पीरियड था और हम उस कहते हैं कि जो हम
चीजों को अचीव करना चाहते थे, जो बातें हम अचीव करना चाहते थे हम अचीव नहीं कर पाते थे। रीजन था टाइम पीरियड लॉन्ग था। तो नीति आयोग का एकमात्र ये वर्क हो गया कि टाइम पीरियड को शॉर्ट कर दिया गया, 2 ईयर्स का कर दिया गया, जिसमें 3 ईयर्स की शॉर्ट या टाइम की अंदर प्लानिंग कर दी गई, जिससे हम जो भी हमें अचीव करना है, चाहे एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर हो, इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर हो, एजुकेशन सेक्टर के अंदर हो, हेल्थ सेक्टर के अंदर हो, हम इजीली उनको शॉर्ट टाइम पीरियड में इजीली क्या कर सकते हैं, अचीव कर सकते हैं। इसलिए नीति आयोग को बनाया गया और हम इसके फंक्शंस में ये चीजें पढ़ रहे हैं। चलो थोड़ा और आगे चर्चा करते हैं, डिस्कस करते हैं। इंडिया जो इकोनॉमी है इन द फॉर्म ऑफ अनडेवलपमेंट इकोनॉमी, ये क्वेश्चंस आप जानते हो, हाफिल एग्जाम आपको मिलेगा। इंडिया जो है आफ्टर इंडिपेंडेंस बहुत फास्टली ग्रोथ कर रहा है, ऐसा माना जाता है। फाइबर प्लानिंग जो है इंडिया की, वो कहीं ना कहीं 1950 से लेकर 1990 के बीच में देश ने जो फाइबर प्लानिंग को जो चलाया, और हम बोल सकते हैं कि इन फाइबर प्लानिंग में देश ने बहुत कुछ अचीव किया। लेकिन फिर भी हम ऐसा मानते हैं कि इंडियन इकोनॉमी अनडेवलपमेंट इकोनॉमी रह गई। कुछ ऐसे रीजन्स हैं, कुछ ऐसे रीजन्स सामने आए जिस कारण हम ये बोल सकते हैं कि इंडियन इकोनॉमी अनडेवलपमेंट इकोनॉमी है। उनमें हम सबसे पहले चर्चा करते हैं प्रोडक्शन। क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी एंड वैल्यू इज नाउ एज द प्रोडक्शन। उत्पादन किसे कहते हैं? यूटिलिटी ऑफ द क्रिएशन, उपयोगिता का सृजन करना, उसको इकट्ठा करना, एंड द वैल्यू ऑफ द नाउ एज द प्रोडक्शन, उसे कहीं ना कहीं हम उत्पादन से जोड़कर देखते हैं। इन 2050 जो 2015 में 2015 के अंदर पर कैपिटा नेशनल इनकम वाज द 1590 अमेरिकन डॉलर, या कह सकते हैं जो अमेरिकन जो डॉलर है लगभग 1590 रुपए या 1590 रुपीज अमेरिकन डॉलर थी भारत की 2015 के अंदर पर कैपिटा इनकम। इन दिस द कॉन्टेक्स्ट इंडिया इज एट द 170 प्लेस इन द एंटायर वर्ल्ड। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, भारत का 2015 सेंसस के अनुसार पर कैपिटा इनकम में 170 पोजीशन पे कहीं ना कहीं मैं आपको डिस्कस करता हूं, चर्चा कर रहा हूं, ठीक है। चलो, और ये क्वेश्चंस को आपको याद रखना है। इंडिया की टोटल पर कैपिटा इनकम क्या थी, यूएस डॉलर की हम बात कर रहे हैं, तो लगभग वो 2015 में 1590 रुपीज यूएस डॉलर थी। चलो आगे देखते हैं। लिटरेसी रेट ऑफ इंडिया इज 74.04%। देखो, देश में अनडेवलप्ड इकोनॉमी होने का रीजन क्या है? एक तो पर कैपिटा इनकम का लो होना, सेकंड बात हम बोलते हैं, सेकेंडरी सेक्टर पे हम जो रखते हैं वो यही रखते हैं कहीं ना कहीं कि देश की जो लिटरेसी रेट है वो भी काफी कम है। वर्ल्ड बैंक लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट द टाइम ऑफ द बर्थ वाज 68 ईयर इन इंडिया इन द ईयर 2040। हम ये बोल सकते हैं कि जो लोगों की जीवन जीने की जो क्षमता है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है, वो 2014 रिपोर्ट के अनुसार कहीं ना कहीं वो कितनी है, 68 ईयर है। और ये सबको याद रखना है, 2011 सेंसस के अनुसार 74.04% देश की लिटरेसी रेट थी, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब सुरेश तेंदुलकर रिपोर्ट के अनुसार हम कुछ डिस्कस करते हैं कि कंट्री के अंदर जो गरीबी रेखा है, जो पुअर कैटेगरीज जो लोग हैं, जिसको पुअर्टी बोलते हैं, उस लाइन के नीचे कितने व्यक्ति जीवन यापन कर रहे हैं और किस परसेंटेज को हम यहाँ पर मेजरमेंट करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू एस्टिमेट ऑफ सुरेश तेंदुलकर रिपोर्ट, 21.92% पीपल ऑफ इंडिया वेयर द पुअर इन 2011-12। लगभग माना जाता है 2011-12 के अंदर 21.92% जो पीपल हैं वो कहीं ना कहीं पुअर्टी लाइन के नीचे अपना क्या कर रहे हैं, लाइफ को जी रहे हैं। ये सुरेश तेंदुलकर रिपोर्ट के अकॉर्डिंग है। जो बोर्ड एग्जाम में 2019 में बोर्ड एग्जाम के अंदर ये सप्लीमेंट्री जो एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, और ये बोर्ड एग्जाम 2019 के अंदर भी क्वेश्चन पूछा गया। तो उम्मीद करूंगा क्वेश्चन बहुत मोस्ट है, इस बार ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, इसलिए इस क्वेश्चन को बार बार रिवाइज करें, इसको पढ़ने की कोशिश करें, क्योंकि हम जब पुअर्टी पढ़ेंगे चैप्टर के अंदर तो वहां पर हम सुरेश तेंदुलकर रिपोर्ट के बारे में चर्चा करेंगे, और वहां से मैं मोस्ट क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आया हूं। चलो आगे कुछ डिस्कस करते हैं। इंडियन इकोनॉमी जो अनडेवलप्ड इकोनॉमी उसके रीजन क्या है, क्योंकि मैं आपको स्टार्टिंग में अभी मैं बता भी चुका हूं कि पहला हमने जहां पर फाइबर प्लानिंग की चर्चा की थी तो नीति आयोग हमने पढ़ा, उसके बाद कहीं ना कहीं एजुकेशन सेक्टर को हम सबसे मेन जिम्मेदार मानते हैं इंडियन इकोनॉमी अनडेवलपमेंट होने का।
ठीक है, लिटरेसी रेट को हम बोल सकते हैं, सेकेंडरी पुअर्टी को बोल सकते हैं, हम अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में चर्चा कर सकते हैं। ये ऐसे फैक्टर्स हैं जिस रीजन से कहीं ना कहीं इंडियन इकोनॉमी अनडेवलप्ड इकोनॉमी रहा। हमारा जो स्ट्रक्चर है काफी बैकवर्ड है। रीजन है उसका क्योंकि हम इंडस्ट्रियल सेक्टर को डेवलप नहीं कर पाए, कहीं हम एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर हम मशीनरीज को यूज नहीं कर पाए, टेक्नोलॉजी का हमारे पास अभाव रहा, हम हाइब्रिड सीड्स यूज नहीं कर पाए, अच्छे फर्टिलाइजर यूज नहीं कर पाए, इस रीजन प्रोडक्शन कहीं ना कहीं डिक्रीज रहा। हाई पॉपुलेशन को हम इसमें शामिल करेंगे क्योंकि पॉपुलेशन तेजी से इंक्रीज हो रही है, इस रीजन से भी हम इंडियन इकोनॉमी को अनडेवलप्ड इकोनॉमी के नाम से जान सकते हैं। चलो इसमें थोड़ी और डिस्कस कर लेते हैं। इन इंडिया हाई बर्थ रेट, मदर डेथ रेट, हाई चाइल्ड डेथ रेट एंड एक्स्ट्रा आर द इंडिकेटर ऑफ द बैकवर्डनेस ऑफ आवर कंट्री। बिल्कुल, और ये भी कह सकता हूं जो हमारी इकोनॉमी है, आवर इकोनॉमी, जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था है वो काफी पिछड़ी हुई इसलिए है क्योंकि देश के अंदर हाई बर्थ रेट है, जन्म दर बहुत ज्यादा है, मदर डेथ रेट भी लगभग कहीं ना कहीं हाई है, हाई चाइल्ड डेथ रेट भी कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिस रीजन से कहीं ना कहीं हम काफी पिछड़े हुए हैं, बैकवर्ड में। रीजन है ये चीजें ज्यादा होने क्योंकि हाई बर्थ रेट का रीजन हो जाता है लिटरेसी रेट का कम होना। मदर डेथ रेट का बारे में और चाइल्ड डेथ रेट के बारे में हम बता सकते हैं कि हमारे हेल्थ सेक्टर काफी बहुत ही बैकवर्ड है, काफी पीछा हुआ है, कहते हैं कि पिछड़ा हुआ क्षेत्र में है। ये हम इसको जिम्मेदार मानते हैं, हम इसको सबसे फर्स्ट पॉइंट पे रखते हैं जिस रीजन से हमारी इकोनॉमी काफी बैकवर्ड है। Disguise the unemployment means that a person seems to be involved in some work but his the contribution in production is in fact very less, अप्रोक्सीमेटली जीरो। सिंपल सी बात है, बेरोजगारी या मैं कह सकता हूं कि हिडन एम्प्लॉयमेंट भी हम इसमें शामिल करते हैं। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट कैसे क्या हुआ है, वो व्यक्ति, वो पर्सन जो कहीं ना कहीं किसी न किसी वर्क में इन्वॉल्व तो है बट द कंट्रीब्यूशन प्रोडक्शन, जो कुल उत्पादन जो हो रहा है उसके अंदर उसका जो पार्ट है वो काफी लेस है, काफी कम है, या मैं बोल सकता हूं जीरो है, तो उसे कहीं ना कहीं हम डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस भी मोस्ट है, पूछा जाता है अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर कि डिफाइन द अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी किसे कहते हैं, डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट क्या होगा उसके बारे में बताइए। चलो, इंडिया इज एट द 130 प्लेस इन 2015 रिपोर्ट ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। वेरी मोस्ट क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आया हूं, इसको जरूर समझें या समझने का प्रयास करें। इंडिया जो HDI रिपोर्ट के अनुसार, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के अनुसार 2015 जो सेंसस आए हैं, भारत का कौन सा स्थान है, तो 130 प्लेस पर है इंडिया 2015 में HDI रिपोर्ट के अनुसार। क्योंकि हर कंट्री का एक इंडेक्स होता है, ऐसे ही एक HDI ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स बना हुआ है वर्ल्ड के अंदर। इसके अंदर टोटल जो कंट्री है, उन कंट्री के अंदर जो पोजीशन है इंडिया की वो लगभग 130 है, जिसको यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम प्रिपेयर्ड बाय द यूनाइटेड नेशन, मतलब विश्व के अंदर जो संस्था है वो इस प्रोग्राम को क्या करती है, चलाती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सभी याद रखें। HDI रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया की जो क्या पोजीशन है 2015 सेंसस के अनुसार, या मैं बोल सकता हूं 130 प्लेस पे इंडिया की पोजीशन है। चलो आगे थोड़ी डिस्कस करते हैं। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और द ग्लोबलाइजेशन। आप 11th क्लास में इसको सब्जेक्ट को पढ़ोगे, इकोनॉमिक्स को, तो आप इनके बारे में चैप्टर नंबर 1 में डिस्कस करेंगे। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, लिबरलाइजेशन क्या है, प्राइवेटाइजेशन क्या है, ग्लोबलाइजेशन क्या। चलो मैं आपको थोड़ा सा इजिली मैं आपको समझाने का प्रयास कर देता हूं। लिबरलाइजेशन का मीन्स होगा कि कहीं ना कहीं किसी भी कंट्री द्वारा जिसके जो लॉ बने हुए हैं, जो रूल्स बने हुए हैं, उनको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देना ही क्या कहलाता है, लिबरलाइजेशन कहलाता है। प्राइवेटाइजेशन कहलाता है कहीं ना कहीं कंट्री द्वारा जो किसी भी सेक्टर के अंदर जो उसने लॉ, जो रूल जो बना रखे उनको सिंप्लीफाई करके प्राइवेट सेक्टर या कह सकते हैं अदर कंपनीज को इंक्लूड करना, कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर के अंदर हम इसको शामिल करके देखते हैं। ग्लोबलाइजेशन मीन्स हम बोल सकते हैं सिंपल वर्ड के अंदर कि किसी भी कंट्री के अंदर इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए फ्रीडम छोड़ देना, मार्केट को ओपन मार्केट के रूप में प्रेजेंट करना, और इसे हम कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन के साथ जोड़कर देखते हैं या उसकी हम इसमें इंक्लूड करते हैं। चलो इनके ऊपर डिस्कस करते हैं। लिबरलाइजेशन इन एन इकोनॉमी, लिबरलाइजेशन रेफर टू द प्रोसेस ऑफ सिंप्लीफिकेशन ऑफ इकोनॉमी, पॉलिसीज, रेगुलेशन एंड लॉ। जैसा मैंने अभी आपको बताया था, किसी भी देश के अंदर अपने जो लॉ है, जो रूल जो उसके बने हुए हैं, उनको सिंप्लीफाई कर देना,
उनको बिल्कुल सरल बना देना, ठीक है, उनमें जो कठोर जो बातें उनको हटा देना, उसे कहीं ना कहीं इजीली बना देंगे तो कहीं ना कहीं जो अदर कंट्री जो कंपनी है वो कहीं ना कहीं कंट्री के अंदर एंट्री कर जाएंगी और देश के अंदर जो पुअर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, जो प्रॉब्लम्स जो क्रिएट होती हैं वो कहीं ना कहीं सॉल्यूशन होने का पूरा उनका वो बना रहेगा। इसलिए हम इंडिया कंट्री की बात करें तो इंडिया ने लगभग 1991 सेंचुरी बोल सकते हैं या 1991 ईयर्स के अंदर लिबरलाइजेशन को क्या किया, अडॉप्ट किया, इसको अपनाया। चलो सेकंड देखते हैं, जो प्राइवेटाइजेशन जो होता है, जो हम जिसको निजीकरण बोलते हैं, द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द रोल ऑफ द प्राइवेट सेक्टर इन एन इकोनॉमी इज नाउ एज द प्राइवेटाइजेशन। कह सकते हैं कि देश के अंदर बेटा जो प्रोसेस है उसको अगर हम और आगे बढ़ाएं, अपने रोल को और जो हमारे रोल मॉडल है कंट्री को और डेवलप करने का, अगर उसमें हम प्राइवेट सेक्टर को इंक्लूड करें इंडियन इकोनॉमी को डेवलप करने के अंदर, तो हम कहीं ना कहीं इसको प्राइवेट सेक्टर के साथ जोड़कर देखते हैं। थर्ड पॉइंट हम ग्लोबलाइजेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो फ्री फ्लो ऑफ गुड्स बिटवीन वेरियस नेशन, किसी भी देश के अंदर बेटा किसी भी वस्तु को बेचना, किसी वस्तु का इनपुट एक्सपोर्ट करना, उसको फ्री कर देना। फ्री फ्लो ऑफ द सर्विसेज, सभी सर्विसेज को बिल्कुल एकदम फ्री करना, ठीक है। और इसके अलावा जो कैपिटल है, इंटीग्रेटेड द फाइनेंस मार्केट है, फ्री फ्लो ऑफ द लेबर है, फ्री फ्लो ऑफ द टेक्नोलॉजी एंड द स्पीड ऑफ द नॉलेज इज द इंक्लूड इन द वेरियस डिमिनिशंस ऑफ द ग्लोबलाइजेशन। तो सिंपल सी लैंग्वेज में हम बोल सकते हैं कि ऑल कंट्री जो वर्ल्ड के अंदर हैं सभी अगर एक ओपन मार्केट के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज को बेटा इंपोर्ट एक्सपोर्ट करें और कहीं ना कहीं ऑल गुड्स की जो रेट्स हैं उसको सभी एक साथ मिलकर डिसाइड करें, तो इस प्रकार की सिचुएशंस को हम ग्लोबलाइजेशन के साथ इंक्लूड करके देखते हैं, जोड़कर देखते हैं। अब हम बात करते हैं क्या बेनिफिट्स है ग्लोबलाइजेशन के। क्वेश्चन बनता है, 2 बेनिफिट्स आपसे पूछे जा सकते हैं। थर्ड, द प्रोसेस ऑफ ग्लोबलाइजेशन, इन्वेस्टमेंट इन सर्विसेज एंड एक्सचेंज ऑफ टेक्नोलॉजी इज टॉकिंग द प्लेस बिटवीन वेरियस नेशन। ये पहला आपका बेनिफिट है, इसको जरूर याद रखना। ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस से कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट सेक्टर है, सर्विस सेक्टर है, एक्सचेंज ऑफ द टेक्नोलॉजी, हम इजिली डेटा टेक्नोलॉजी को एक्सचेंज कर सकते हैं जिससे कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है वो कहीं ना कहीं अपने आप को डेवलप कंट्रीज में क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। सेकंड है, द प्रोसेस ऑफ द ग्लोबलाइजेशन हैज प्रोवाइड रैपिड पेस टू द डेवलपमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस को अगर हम आगे बढ़ाएं तो कहीं ना कहीं हम तेजी से डेवलप कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से, या इसको हम यूज करके कंट्री को और आगे डेवलप कर सकते हैं। The process of globalization has played an important role in spread of services between various nations. Globalization के कारण ही बेटा बहुत से जो इंपोर्टेंट रोल ऑफ स्पीड ऑफ सर्विसेज, जो बहुत सारी सेवाएं हैं या बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिस कारण से बहुत से जो देश हैं वो उनको इजिली प्रोवाइड हो चुकी है और वो कहीं ना कहीं अपने कंट्री की जो इकोनॉमी सेक्टर है उसको कहीं ना कहीं कुछ हद तक कहीं ना कहीं उसको चेंज करने में सक्सेस हो पाए हैं। मैं इंडिया की बात कर सकता हूं, इंडिया एकमात्र ऐसा कंट्री मैं बोल सकता हूं जिसने ग्लोबलाइजेशन को और लिबरलाइजेशन को अपनाकर कंट्री को, जहां कंट्री की जो सिचुएशन काफी खराब थी, आज हम ऐसी सिचुएशन पे आके खड़े हो गए हैं कि हम डेवलप जो कंट्रीज हैं उनके साथ हम खड़े हो सकते हैं क्योंकि इंडिया ने इसका बहुत बेनिफिट उठाया ग्लोबलाइजेशन का। फोर्थ पॉइंट में बात करें, द प्रोसेस ऑफ द ग्लोबलाइजेशन हैज इंप्रूव्ड द अलॉटमेंट ऑफ रिसोर्सेज इन द एंटायर वर्ल्ड एंड हैज मेड इट्स मोर एफिशिएंट। और हमारा फिफ्थ पॉइंट है, ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ द ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस के कारण प्रोडक्शन कॉस्ट हैव द डिक्रीज। प्रोडक्शन जो कॉस्ट होती है किसी भी गुड्स और सर्विसेज को बनाने में, उसको प्रोडक्ट करने के लिए, उसका प्रोडक्शन करने के लिए वो कहीं ना कहीं डिक्रीज होती है क्योंकि हमें अच्छी टेक्नोलॉजी मिल जाती है, रॉ मटेरियल इजिली प्राप्त हो जाता है, चीप रॉ मटेरियल हमें मिल जाता है, लेबर को हमें इजिली अवेलेबल हो जाता है, क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट हैज इम्प्रूव्ड और क्वालिटी में तेजी से इम्प्रूव होता है। जो क्वालिटी पहले थी, लास्ट ईयर थी, वो क्वालिटी हमें इस ईयर नहीं मिलेगी क्योंकि उसमें इम्प्रूव होगा। रीजन है हम न्यू टेक्नोलॉजी को यूज करना शुरू कर देते हैं ग्लोबलाइजेशन के कारण। चलो, थर्ड दिस प्रोसेस इकोनॉमिक ओपनिंग एंड इकोनॉमिक जो डिपेंडेंसी बिटवीन द कंट्रीज हैज इंक्रीज। एक कंट्री दूसरे कंट्री पे डिपेंड हो जाता है और इस रीजन से कहीं ना कहीं कंट्री अपने आप को डेवलप कर सकता है, वो अपने आप को आगे बढ़ा सकता है। ठीक है, तो ये थे बेनिफिट्स ग्लोबलाइजेशन के, जिनमें से आपसे एनी 2 बेनिफिट्स पूछे जा सकते हैं।
उम्मीद करूंगा आपको समझ में आ रहा होगा वीडियो, क्योंकि थोड़ा लंबा वीडियो हो गया है, लेकिन मैं ऑल टॉपिक को क्लियर कर रहा हूं। आप इस वीडियो को आराम से देखें, हाफ करके देखें, स्लो स्पीड में करके देखें। इंडियन इकोनॉमी के बारे में कुछ चर्चा करते हैं। स्किल डेवलपमेंट किसे कहती है? प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर इंक्रीज, उत्पादन की क्षमता में अगर लेबर वर्क को हम इंक्रीज करें थोड़ा द स्किल डेवलपमेंट, तो कहीं ना कहीं हम उसकी स्किल डेवलपमेंट के बारे में चर्चा करेंगे। द गवर्नमेंट इज मेकिंग सीरियस एफर्ट टू प्रोवाइड स्किल टू द यूथ एंड मेक द एलिजिबल फॉर गेनिंग एम्प्लॉयमेंट। जो देश के अंदर यूथ जो पॉपुलेशन है उसको कहीं ना कहीं हम स्किल जो प्रोग्राम के साथ जोड़ें तो कहीं ना कहीं हम जो रोजगार के सेक्टर है उसमें हम कहीं ना कहीं आगे बढ़ सकते हैं, गेनिंग कर सकते हैं हम और आगे इंप्रूव कर सकते हैं। इस प्रकार के प्रोग्राम को हम स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम के नाम से जानते हैं। ऑन द occasions of World Youth Skill Day, the Government of India started the National Skill Development Mission on 15 जुलाई 2015। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, देश में वर्ल्ड यूथ स्किल डे कब मनाया जाता है? और भारत जो सरकार इंडियन गवर्नमेंट है उसने नेशनल स्किल डेवलपमेंट मिशन के तहत इस प्रोग्राम को 15 जुलाई 2015 को लॉन्च किया, या कह सकता हूं 15 जुलाई 2015 को इस प्रोग्राम को लॉन्च किया। ग्रोस इनकम क्या है? सकल जो आय है उसे किसे कहते हैं? द टोटल ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड प्रोडक्ट बाय ऑल सोर्सेज इन ए कंट्री ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल ईयर। तो सिंपल लैंग्वेज में अगर बताऊं मैं तो मैं बोल सकता हूं बेटा सभी को कि एक वन फाइनेंशियल ईयर के अंदर जो किसी भी कंट्री का होता है, ठीक है, जो गुड्स एंड सर्विसेज को जो हम यूज कर रहे हैं उनकी जो वैल्यू है मार्केट वैल्यू, कहीं ना कहीं उनको हम ग्रोस इनकम के साथ जोड़ के देखते हैं या ग्रोस इनकम के नाम से जानते हैं। लिटरेसी क्या है? साक्षरता किसे कहते हैं? द परसेंटेज ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ इंडिया अबाउट द एज ऑफ 7 विच इज लिटरेट इज नाउ एज लिटरेसी। याद रखना, लिटरेसी रेट और लिटरेसी में थोड़े में चेंज है। लिटरेसी का हम यहां पर जो हमने पढ़ा कि टोटल कंट्री की जो पॉपुलेशन है, ठीक है, उसमें 7 इयर्स तक का कोई भी चाइल्ड, कोई बच्चा जो किसी भी लैंग्वेज को पढ़ सके, उसको लिख सके खुद की लोकल लैंग्वेज के अंदर, तो उसे हम कहीं ना कहीं लिटरेसी के नाम से जानते हैं। मोस्ट रखना दोस्तों, जो स्टूडेंट्स वीडियो को देख रहे हैं इस क्वेश्चन को मोस्ट रखना, क्योंकि क्वेश्चन मोस्ट है, पूछा जाएगा आपसे बाकायदा बोर्ड एग्जाम के अंदर। क्वेश्चन हाफिल एग्जाम में भी आ सकता है, ईयरली एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव विकास किसे कहते हैं? द सच डेवलपमेंट विच द इंक्रीज द अल्टरनेट्स ऑफ पीपल एंड इम्प्रूव देयर लिविंग इज कॉल्ड ह्यूमन डेवलपमेंट। सच डेवलपमेंट विच द इंक्रीज द अल्टरनेटिव ऑफ पीपल, लोगों के लिए बेटा जो अल्टरनेटिव जो पीपल्स हैं इंप्रूव हो, लिविंग इन द कॉल्ड मतलब उनके रहन सहन, मतलब उनके जीवन स्तर में तेजी से क्या हो, इंप्रूव देखने को मिले, तो कहीं ना कहीं हम उसको ह्यूमन डेवलपमेंट से जोड़ के देखते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि मानव के अंदर से हेल्थ सेक्टर है, एजुकेशन सेक्टर है, लाइफ एक्सपेंसिटी जो एरिया है उसमें कहीं ना कहीं डेवलपमेंट हो, तो कहीं ना कहीं हम उसको ह्यूमन डेवलपमेंट बोलते हैं। या सिंपल लैंग्वेज में पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल डेवलपमेंट क्या कहलाता है? ह्यूमन डेवलपमेंट कहलाता है। ठीक है। ट्रेड डिफिसिट क्या है? व्यापार घाटा किसे कहते हैं? द कंडीशन व्हेन द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट इज द ग्रेटर देन द वैल्यू ऑफ द एक्सपोर्ट। अगर इंपोर्ट बेटा एक्सपोर्ट से क्या हो, इंक्रीज हो, ज्यादा हो, ग्रेटर देन हो, तो कहीं ना कहीं उसको बोलते हैं ट्रेड डिफिसिट, मतलब कहीं ना कहीं व्यापार घाटे के नाम से जानते हैं। बैलेंस ऑफ द पेमेंट, ए ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द टोटल ट्रांजेक्शन ऑफ ए कंट्री। देश के अंदर जो बेटा टोटल जो ट्रांजेक्शन हो रहा है विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, संसार के अंदर, इन ए पर्टिकुलर ईयर इज नाउ द बैलेंस पेमेंट। उसे हम कहीं ना कहीं बैलेंस पेमेंट के नाम से जानते हैं। फिजिकल डिस्प्यूट क्या होता है? जो व्यापार घाटा क्या है? फिजिकल डिस्प्यूट वेफर टू दोज पॉलिसी एंड एफर्ट ऑफ द गवर्नमेंट विच इज इम्प्लीमेंटेड टू लेसन गवर्नमेंट डिसिप्ट एंड द बर्डन ऑफ गवर्नमेंट लॉन्स। बेटा सिंपल सी लैंग्वेज में अगर द फिजिकल डिसिप्ट जो है रेफर टू द पॉलिसी, जो पॉलिसीज है गवर्नमेंट की, एफर्ट टू द गवर्नमेंट विद द इम्प्लीमेंट ऑफ द लेसन ऑफ द गवर्नमेंट डिसिप्ट, सरकार का जो घाटा है उसको बर्डन जब उसे पड़ता है तो गवर्नमेंट लॉन्स, जैसे कि गवर्नमेंट लोन एग्जाम्पल हम बोल सकते हैं, तो कहीं इसको फिजिकल डिस्प्यूट के नाम से हम इसको जानते हैं। थैंक यू। उम्मीद करूंगा वीडियो आपको पसंद आएगा। मैं ऑल चैप्टर्स लेके आया इसके अंदर, उनकी मोस्ट जो टॉपिक है मैंने वो इस चैप्टर के अंदर आपको समझाने का प्रयास किया। थैंक यू।